हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो जो लोग पहली बार इस चैनल को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। लॉरेन कोलबर्ग पियाजे के कॉन्सेप्ट एंड रिसर्च से प्रभावित थे। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से थे। व्हाट इज मॉरलिटी, यानी नैतिकता क्या है? इन्होंने मॉरलिटी के 3 लेवल बताए। मॉरल वैल्यू को हम नैतिक शिक्षा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, इनकी थ्योरी का नाम है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो मॉरलिटी को समझेंगे। देखिए, किसी भी चीज के 2 पाथ होते हैं, R फॉर राइट, W फॉर रॉन्ग। क्या सही है, क्या गलत है, ये आप किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे? एक्चुअली जो आपके मॉरल प्रिंसिपल हैं वही निर्धारण करते हैं कि क्या एक्शन सही है, क्या एक्शन गलत है। तो ये जो निर्धारण है मॉरलिटीज, मॉरल प्रिंसिपल, मॉरल वैल्यूज के आधार पर, इसी के बेसिस पर आप सही या गलत को पहचानते हैं। अदरवाइज कुछ भी नहीं, न राइट है न रॉन्ग होता है। शायद सोशल ऑर्डर एंड बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए सही और गलत डिफरेंट स्टेजेस पर डिफिनीशन बनानी होती है। तो ये मॉरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट से हल्का सा जुड़ा होता है, बट ये थियरी अपने आप में यूनिक है। तो आइए हम समझते हैं कि एक बच्चा मॉरलिटी कैसे डेवलप करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो मॉरल प्रिंसिपल, मॉरल वैल्यूज़ की बात नहीं करता है। वो हमारे आपके बीच रहकर ही अपने आप धीरे धीरे सीखता है। कोलबर्ग ने अपने रिसर्च के लिए कुछ सैंपल लिए थे। ये सैंपल कुछ 72 बॉयज़ थे जो नियर अबाउट 10 to 13 ईयर के थे। ये अमेरिकन बॉयज़ थे। इन्होंने बेसिकली इन बच्चों में बहुत सारी डिलेमा दी। इन्होंने डिलेमा मीन्स दुविधाएं। तो डिलेमा शब्द जो है कोलबर्ग की थ्योरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। इन्होंने अपने सैंपल में नंबर ऑफ डिलेमा दिया, यानी कि दुविधाएं दी। उनमें से एक फेमस डिलेमा है जो कि आपने कभी सुना भी हो शायद। इसे हम कहेंगे हाइंस डिलेमा। हाइंस क्या है? एक पर्सन है। डिलेमा मीन्स 2 ऐसी सिचुएशन कि ये करूं या वो करूं, और दोनों में एक का सिलेक्शन करने में कॉम्प्लेक्सेस आएंगे। जब इन बच्चों के सामने डिफरेंट डिलेमा दी गई और उनसे क्वेश्चनिंग कराई गई, तो उन बच्चों ने जो रीज़न या तर्क लगाया डिसीजन तक पहुंचने के लिए, उसे इम्पोर्टेंट माना। कोलबर्ग ने कहा कि जो रीजनिंग है किसी भी चीज़ को चूज़ करने में, मीन्स आपका जो राइट है, डिसीजन है, वो तो रीजनिंग के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। किसी भी डिसीजन की तरफ जाने के लिए जब हम कोई रीजनिंग करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपका पेपर है और आपके पेरेंट्स की तबीयत डाउन है, बहुत ख़राब है, तो आप में डिलेमा होगा, यानी दुविधा होगी कि कैरियर को इम्पोर्टेंट मानूं या लाइफ को। तो इन दोनों में से जो आप चूज़ करेंगे, उसमें जो रीजनिंग देंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो क्लियर है स्टूडेंट की डिसीजन तक जाने के लिए हमारी रीजनिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इस डिलेमा में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होंगे, क्योंकि हम एक तरफ अपना
कैरियर परस्यू करने की सोचते हैं, तो दूसरी तरफ पेरेंट्स के क्रिएट करने की। तो ये तर्क या रीजनिंग आई कहाँ से आप में? कॉग्निटिव स्किल्स से आई। तो स्टूडेंट, अभी तक मैंने डिस्कस किया कि मॉरलिटी क्या है, सही और गलत को बताने वाले प्रिंसिपल्स तथा कुछ कोलबर्ट्स के सैंपल पर डिलेमा कैसे पेश की जाती है। मीन्स अलग अलग डिलेमास कि ये होगा तो कैसे करेंगे, वो होगा तो क्या करेंगे। तो सभी बच्चों ने अपनी अपनी कॉग्निटिव स्किल्स की बेसिस पर रीज़न दिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर। तो आगे बढ़ते हैं। एक फेमस डिलेमा, हाइंस डिलेमा। तो हाइंस क्या? एक पर्सन है जिसकी वाइफ को डेडली डिजीज हो जाती है, यानी वो डेथ के करीब है और वाइफ हॉस्पिटल में है, लेकिन उसे ईजली ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हाइंस के पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। बहुत हाथ पैर मारने के बाद उसमें एक सिचुएशन उसे मिलती है जहाँ क्योर मिल सकती है। मीन्स बहुत दूर कोई केमिस्ट है जहाँ उस डेडली डिजीज़ की मेडिसिन है, लेकिन वो जो केमिस्ट है उसने मेडिसिन को इन्वेंशन किया है या डेवलप किया है, और उसने उस मेडिसिन की 100 से 1000 गुना अधिक प्राइस मांग रखा। बट हाइंस के पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तो उसने अपने सारे पैसे कलेक्ट किए, फिर भी सफिशिएंट नहीं थे। और दूसरी तरफ केमिस्ट एक पैसे भी कम नहीं कर रहा था, एक तरह मोनोपोली। तो वह अब इस सिचुएशन में डिलेमा क्रिएट करेगा, या तो वो मेडिसिन चोरी करे या वाइफ को मरने दे। तो लाइफ या मॉरलिटी या सोशल ऑर्डर है, उसके बीच में दुविधा है। तो इस पर अलग अलग बच्चों ने रीज़न दिया कि वो क्या करे, क्या सही है क्या गलत है। अब देखिए, हाइंस उस मेडिसिन की चोरी कर अपनी वाइफ को बचा लेता है। अब यहाँ सिचुएशन दी जाती है, क्या उसने सही किया या गलत किया। यहाँ सोशल ऑर्डर का इम्पॉर्टेंट रोल है या लाइफ का। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न बच्चों ने दिए अपने अपने डिसीजन पर। तो ये बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स यानी कॉग्निटिव मॉरलिटी पर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट, इन्होंने रीजन के 3 लेवल दिए। 3 लेवल, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, कन्वेंशनल मॉरलिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। देखिए, हर लेवल पर 2-2 स्टेज, यानी टोटल 6 स्टेजेस बताए इन्होंने। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल, जिसे कहेंगे पूर्व परंपरागत, इसे बिफोर 10 ईयर मीन्स प्राइमरी चाइल्ड स्टेज कहेंगे। यहाँ जो मॉरलिटी का लेवल होगा वो रूढ़िवादिता से पहले का होगा, मीन्स उससे बहुत सारी नॉलेज नहीं होगी, सोशल ऑर्डर और परंपराओं का ज्ञान नहीं होगा। इस स्टेज में बच्चे पर बाहर से रूल्स इम्पोज होंगे, और बाहर कौन है? अथॉरिटी है, सोसाइटी है, स्कूल है, टीचर्स है। मीन्स मॉरलिटी एक्सटर्नली इम्पोज होती है। सेकंड है परंपरागत, एडोलसेंस की स्टेज है। कन्वेंशनल लेवल जिसे कहेंगे, मीन्स जो परंपराएं, लॉ ऑर्डर चला आ रहा है हमारी सोसाइटी में, बच्चा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी या गैर परंपरागत, इसे एडल्टहुड। एक चीज़ बता दें आपको, कन्वेंशनल लेवल एडोलसेंस स्टेज है, और ये जो आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है ये एडल्टहुड। इस लेवल पर भी सोसाइटी के एक्सटर्नल रूल्स होते हैं, बट यहाँ पर इंडिविजुअली रोल भी होता है, वो खुद भी डिसीजन लेता है। तो आप इसे याद किए रहिएगा कि इन्होंने
जो रीज़न है, जो लॉजिक है या तर्क है, उसके लिए 3 लेवल दिए और हर लेवल में 2-2 स्टेज दिए। तो स्टेजेस कितने हैं? 6 हैं। देखिए यहाँ पर। अब हम इसको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल लेवल या पूर्व परंपरागत अवस्था या स्तर, जो भी आप कह लें इसको। तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें जो है 2 स्टेजेस दी गई। फर्स्ट है द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, पुरस्कार एवं दंड की अवस्था। मीन्स आज्ञा पालन करेगा बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए। दैट मीन्स डंडे का डर, यानी जिस लेवल का पनिशमेंट है बच्चे को लगेगा उतना ही गलत काम उसने किया है। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट्स में बच्चों के अंदर ये भावना आएगी कि बड़ों की बात माननी चाहिए, इससे हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बात मानेंगे तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा। सेकंड है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, या इसे कह सकते हैं पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। यानी बहुत सारे इसके नाम हैं। तो ये स्टेज टिट फॉर टैट की है, जैसे को तैसा। मीन्स बच्चा कोई भी काम करेगा तो पहले सोच रहा होता है कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, मेरा क्या फ़ायदा है। तो हर चीज़ में रिवार्ड या पर्पस देखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि कुछ सामान ले आओ, तो बोलेगा मुझे क्या मिलेगा, तो मेरा क्या बेनिफिट है। तो आप हो सकता है क्या देव कि मेरे पास चॉकलेट है, मैं चॉकलेट दूंगी, मैं टॉय दूंगी। तो बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी बात को फॉलो करता है। मीन्स टिट फॉर टैट। यहाँ पर बच्चा अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखेगा। तो लेवल 1 में हमें चाइल्ड की एज के अकॉर्डिंग समझना चाहिए मॉरलिटी को। उसको जो मॉरलिटी प्रेजेंट कर रहा है उसकी एज क्या है। यानी हमें यदि सख्त होना पड़े तो सख्त भी हो जाना चाहिए इस स्टेज में। यानी लेवल 1 के सेकंड स्टेज में यदि हमें सख्ती देना है बच्चों के साथ, तो वहाँ हम सख्ती दे सकते हैं, क्योंकि वह बच्चे के गुड पर्सनालिटी ट्रेट्स के लिए हितकर होगा। तो अब आते हैं सेकंड स्टेज पर, कन्वेंशनल लेवल। तो थोड़ा सा प्री कन्वेंशनल लेवल का हम एक पिक्चर भी आपको दिखा दें। ये देखिए। तो सेकंड है कन्वेंशनल लेवल। इसमें भी मैंने बताया था आपको कि हर में 2-2 स्टेज हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेज है आपका गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। देखिए, अब पहली बात तो कन्वेंशनल लेवल का मीन्स ही है कि जो परंपराएं हैं उसे एक्सेप्ट करना। गुड गर्ल नाइस गर्ल, यहाँ पर बच्चों की मॉरलिटी ये होगी कि उसे अच्छा समझा जाए। मीन्स वो अच्छा करेगा तो उसके पेरेंट्स उसे अच्छा समझेंगे। इसी प्रकार टीचर, सोसाइटी इत्यादि में भी वो अच्छा काम करेगा तो उसके टीचर अच्छा समझेंगे, उसकी सोसाइटी अच्छा समझेगी। तो हर के प्रति वो इसलिए अच्छा व्यवहार करता है कि उसे अच्छा समझा जाए। यहाँ पर सोसाइटी को, टीचर्स को, फैमिली को, इनको इम्पोर्टेंट दिया जाता है कि वो किस तरह से हमें एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यानी वो क्या हमारे अंदर देखना चाहते हैं, जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही हम प्रेजेंट करें ताकि हम अनुकूल रहें। सेकंड है इसमें यानी फोर्थ स्टेज द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इसे लीगल ओरिएंटेशन या लॉ एंड ऑर्डर भी कहेंगे। मीन्स रूल्स आर रूल्स, यानी कि समाज में कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसे फॉलो किया जाना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए, वरना पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, तो उसे जितना बताया जाता है, उसके टीचर ने जितना बताया है बच्चों को माइंड करने के लिए, उतना ही वो माइंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट करता है, उसमें चीज़ें ऐड नहीं करता है, जितना एज इट इज़ वो फॉलो करता है। तो ये क्या है, ये आपका फोर्थ स्टेज था। अब इसकी कुछ पिक्चर्स आपको दिखा दें हम।
ये एडोलसेंस पीरियड का है। नेक्स्ट, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें भी मैंने बताया आपको कि 2 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेज है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मीन्स जो रूल्स सोसाइटी में बने हैं यदि उनमें कुछ कमियां हैं तो उनमें चेंजेस होना चाहिए। देखिए इस स्टेज में एडोलसेंस नहीं है, यहाँ एडल्टहुड है। तो अब यहाँ पर मेच्योरिटी लेवल है, तो वो सोच रहे हैं जो सोसाइटी में रूल्स बने हैं यदि वो हमारे भले के लिए है, बेनिफिट उससे हमको मिलता है तब तो ठीक है। अगर नहीं हमारा भला हो रहा है, हमें उसके लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो उसको चेंज किया जाना चाहिए। मीन्स ह्यूमंस के भी कुछ राइट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होना चाहिए। लास्ट है द यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये हाईएस्ट लेवल है, यहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम है, ये कन्वेंशनल स्टेज से परे है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर सारे लोग नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए अपोजिट आना होता है, चाहे कोई भी रिस्क लेना पड़े। जैसे हम कह सकते हैं महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला एंड जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं, तो उन्हें हम यहाँ काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ये नहीं देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस वो देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो परफेक्ट आना चाहिए, यानी हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।